students, welcome to our channel AIMS NEET Short Notes Official. I am Prince Sharma, your biology faculty and mentor. In this video, we are revising first two chapter of ecology. So watch this video till the end to correct all your questions in NEET 2020. And I will be speaking in both Hindi and English so all the student can understand it. So let's start. What is ecology? Ecology is a subject which studies the interaction among organism and its physical और abiotic environment. तो ecology एक subject है जिसमें हम organism के interaction को study करते हैं with its physical और abiotic environment. Next point we have the productivity and distribution of plant is also heavily depend on water. तो productivity क्या होती है कि जो biomass produce होता है एक particular area में उस बायोमास को उस एरिया की प्रोडक्टिविटी बोलते हैं और वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स हैं और कितने प्लांट्स हैं और प्लांट्स किस टाइप के और कितने हैं ये डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पे. सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, दे आर नोन एज यूरिहेलाइंस, बट अदर आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज, दे आर नोन एज स्टेनोहेलाइंस. तो जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सैलाइन एनवायरनमेंट को सह सकते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं, उनको यूरिहेलाइंस बोलते हैं. और जो बस एक लिमिटेड रेंज में रह सकते हैं, ज़्यादा सैलाइन एनवायरनमेंट को नहीं सह सकते, उनको स्टेनोहेलाइन बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म, some organisms are able to maintain homeostasis by physiological mean which ensure constant body temperature and constant osmotic concentration. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसको होमोस्टेसिस बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि बाहर चाहे कोई भी कंडीशन हो, अंदर हम बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट कंडीशन रखते हैं. जैसे लाइक वी आर ह्यूमंस, वी आर रेगुलेटर्स, वी हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ 37 डिग्री. और हमारा जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको भी हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आपने एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में पढ़ा था, इन ह्यूमंस विद हेल्प ऑफ दिस हार्मोन वी कंट्रोल आर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म conformer. Their body temperature changes with the ambient temperature. In aquatic animal, the osmotic concentration of body fluid changes with that of ambient water osmotic concentration. 99% of animals and nearly all plants are conformer. तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में है वो कन्फर्मर्स हैं, क्योंकि क्या है कि जो रेगुलेशन है या रेगुलेटर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, पर ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म इतना एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं. तो अगर उनके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है. और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज करता है कि किस टाइप के वाटर में वो हैं. तो क्वेश्चन ये यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, वाई ऑल द ऑर्गेनिज्म कांट बिकम रेगुलेटर. तो इसका एक एग्जांपल दे के मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें पता है कि एसी से क्या है, ठंडा हो जाएगा हमारा घर, सब अच्छा लगेगा, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी. पर हम ज़्यादातर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके बिल को अफोर्ड नहीं कर सकते. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली स्वेटिंग करते हैं और ठंडा रहने की कोशिश करते हैं. तो ज़्यादातर लोग जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म, इसलिए वो कन्फर्मर है. स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स बिकॉज दे हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम एंड टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट इन कोल्ड एरिया. तो जो पोलर रीजन्स है, ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे क्या है स्मॉल ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत स्मॉल एनिमल्स क्या है बहुत रेयरली मिलते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट लूज़ करते हैं. इसलिए क्या है वो ज़्यादा ठंडे इलाकों में छोटे ऑर्गेनिज्म या छोटे एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं. Under unfavorable condition, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter a diapause, a stage of suspended development. तो unfavorable conditions में जो zooplankton है वो एक स्टेट में चले जाते हैं जिसको डायपोज बोलते हैं, और ये क्या है एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट. और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इससे इस डायपोज से बाहर आके वो फिर से एज अ ऑर्गेनिज्म बिहेव करते हैं. मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरल हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज देयर हीट लॉस. तो जो क्या है मैमल्स रहते हैं कोल्डर क्लाइमेट में, उनकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं जैसे ईयर्स हो गया, लिम्स हो गया, वो क्या है छोटे होते हैं जिससे वो हीट लॉस को क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें. और इसी को एलन रूल बोलते हैं. इंस्टीट्यूट वाला एलन नहीं, साइंटिस्ट वाला एलन. द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट. तो ये पॉइंट कह रहा है
दिस पॉइंट इज़ रेफरिंग टूवर्ड्स एक्लेमाइजेशन। एक्लेमाइजेशन जैसे आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, और उसकी वजह से क्या है आपको क्या है, शुरुआत में 1-2 दिन आपको नोज़िया फील होगा, आपकी ब्रेथ आपको ढंग से नहीं मिलेगी, लॉस ऑफ ब्रेथ रहता है वहाँ पे, और आप क्या थके थके फील करेंगे। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी रेड ब्लड सेल को क्या है, इंक्रीज़ कर देती है, ताकि हम एल्टीट्यूड सिकनेस के साथ अच्छे से डील कर सकें। और जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम कर देती है, और हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होता जाता है। तो अगर आप किसी भी पहाड़ी इलाके में जाते हैं या ऐसे एल्टीट्यूड वाले रीजन में जाते हैं तो 1-2 दिन आपको एल्टीट्यूड सिकनेस फील होगा, पर उसके बाद बॉडी क्या एक्लेमाइजेशन शो करेगी बाय दिस मेथड्स। नेक्स्ट वी हैव डेजर्ट लिजर्ड बैक इन द सन and bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below and comfort zone, बट मोर इंटू शेड व्हेन टेम्परेचर राइज अबव द कंफर्ट जोन। तो एक एग्जांपल है डेजर्ट लिजर्ड का, तो जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो सन में चला जाता है, बास्क करता है, हीट लेता है, और जब ज़्यादा होने लग जाता है तो वो वापस से शेड में आ जाता है, क्योंकि वो क्या है, कन्फर्मर है, रेगुलेटर नहीं है। नेक्स्ट वी हैव अ पॉइंट, प्रेडेटर एक्टिंग एज conduit for energy transfer across the trophic level. The prickly pear cactus introduced into Australia in the early 1920s caused havoc by spreading rapidly because of absence of natural predator. तो ये जो पॉइंट है वो conduit का मतलब एक जरिया, तो जो प्रीडेटर्स हैं वो एनर्जी रेगुलेट करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी वजह से क्या है, एनर्जी आगे बढ़ती रहती है चेन में। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है प्रिकली पेयर कैक्टस का, उसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, पर उसका जो नेचुरल प्रेडेटर था एक मॉथ, वो वहाँ पे नहीं था, इसलिए वो एक हैवोइक क्या है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल रेट पे वहाँ पे ग्रो की। उसके बाद वहाँ पे प्रेडेटर इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाके वो कंट्रोल हुई। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जंगल में अगर शेर नहीं रहेगा तो हिरन इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपके घर पे बैठे हुए पाए जाएंगे। तो इसलिए प्रेडेटर को क्या है, कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र कहा जाता है। एंड प्रेडेटर्स आर वेरी प्रूडेंट, दे डोंट ओवर एक्सप्लॉइट लाइक आवरसेल्व्स ह्यूमंस। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफेगस। फाइटोफेगस मतलब प्लांट सैप पे फीड करने वाले होते हैं 25% इंसेक्ट। तो इससे परेशान होकर प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। तो इससे परेशान होकर प्लांट्स ने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाए और केमिकल डिफेंस डेवलप किया। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में लाइक थोन्स, कांटे होते हैं जैसे कि अकेसिया एंड कैक्टस में, और chemical defense में we have an example of calotropis which grow in abundant field, and this plant produce highly poisonous cardiac glycosides, okay, which will cause cardiac arrest in herbivores, and that is why you will never see any cattle or goat browsing on this plant. तो कभी इवोल्यूशन के दौरान इन्होंने क्या कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स डेवलप कर लिया, और जब भी कोई कैटल इनको खाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो बाकी कैटल्स क्या ऐसे प्लांट से दूर रहते हैं। दे ऑल्सो हैव ब्रेन, कम है पर है। Competition is best defined as a process in which fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. So, how is fitness measured? It is measured in the term of R, which is known as intrinsic rate of increase. So, competition को बेस्ट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो स्पीसीज़ में कंपटीशन हो रहा है तो उसमें वो स्पीसीज़ जीतेगी जिसका क्या है, फिटनेस क्या है, ज़्यादा है। और डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब होता है कि आपका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कितना है। अगर आपका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अच्छा है तो आप क्या है, फिट हैं, और नेचर आपको सेलेक्ट कर लेगा। द Abnegdon tortoise in Galapagos Island becomes extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of goats. So basically जो goats जब इस आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड पे क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुए, तो टोर्टोइस क्या है, बहुत धीरे धीरे चलता था, और जब तक वो अपने फूड तक पहुंचता था बकरी उस फूड को खा के निकल जाती थी, और फूड के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो गोट की फिटनेस है वो कंपेयर टू टोर्टोइस ज़्यादा थी। Now we have a term competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distribution range dramatically when the competing species is experimentally removed. तो देखिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक गली में एक शेर था और वहाँ पे 10 कुत्ते थे। तो जो शेर है जब उस गली में रहता था तो जो क्या है डॉग्स थे वो एक
छोटे से एरिया में रहते थे और उनकी क्या है ज़्यादा हिम्मत नहीं होती थी कि वो ज़्यादा इधर उधर घूम सके, क्योंकि शेर से डर लगता था। पर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जब हमने शेर को वहाँ से रिमूव कर दिया तो जो डॉग्स हैं वो क्या है अपने आप को राजा समझने लग गए और क्या है पूरी गली में घूमने लग गए। तो जो ये छोटे से इलाके में पूरी गली में घूमने लग गए, इसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज़ बोलते हैं, कि जब आप प्रेडेटर को या फिर क्या है सुपीरियर स्पीसीज़ को हटा देते हो तो जो इन्फीरियर स्पीसीज़ होती है वो क्या है अपना एरिया एक्सपेंड कर लेती है, इसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव अ गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated। तो ये इस प्रिंसिपल में कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जो दो रिलेटेड स्पीसीज़ हैं और वो सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही है तो उनमें से जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर होगी वो क्या है एलिमिनेट हो जाएगी। पर ये सभी जगह ट्रूथ नहीं होता है, ज़्यादातर जगह पे नॉर्मली आपको देखेंगे इन जनरल ये आपको ट्रूथ मिलेगा, पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये ट्रू नहीं दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका रिसोर्स पार्टनरिंग। इफ़ टू स्पीसीज compete फॉर सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड competition बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग फॉर डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल दो डोंकी स्पीसीज़ हैं, रिलेटेड स्पीसीज़ है, और यू कैन से हॉर्स और डोंकी, उन्होंने आपस में डील कर ली कि भाई सुबह 10 से 12 तुम खा लो और 12 से 2 हम खा लेंगे, तो इसलिए उनमें कंपटीशन नहीं रहा। इसी को रिसोर्स पार्टनरिंग बोलते हैं, है ना, कि शेयर करके दोनों क्या है आराम से रह सकते हैं। पैरासाइट में रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये ऊपर पैरासाइट है तो वो उसकी सर्वाइवल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को क्या कर सकता है, लो कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक डियर है, उसकी बॉडी में एक पैरासाइट है, तो उस पैरासाइट की वजह से ओबियसली उसको क्या है डिजीज़ सिम्टम्स होंगे, वो उस नॉर्मल स्पीड से नहीं भाग पाएगा जिस स्पीड से वो भागना चाहता था, और क्या है लायन उसको कैच कर लेगा, तो उसके सर्वाइवल और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। Next we have a very special phenomena known as brood parasitism, in which the parasitic bird lay its egg in the nest of its host and let the host incubate। तो इसमें क्या होता है, ये एग्जाम्पल बेसिकली एक मूवी है 3 इडियट, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया था कि जो कोयल है वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो क्या करती है उसने इवोल्यूशन के दौरान अपना अंडा ऐसा कर लिया है कि वो क्रो के नेस्ट में जाके अपना एग डाल देती है, उसके एग को गिरा के। ओके तो क्रो को लगता है ये तो मेरा ही अंडा है और वो उसको क्या करता है ब्रूडिंग करता है, इसलिए इसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। द कैटल अर्गेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म क्या होता है, +0, एक स्पीसीज़ को फ़ायदा हो रहा है और एक स्पीसीज़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ओके तो ग्रेजिंग कैटल जब घास में से निकलते हैं तो उसमें क्या है वहाँ से इंसेक्ट बाहर निकलते हैं जिन पे कैटल अर्गेट क्या करता है, फीड करता है। Next we have another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging tentacle and the clownfish that live among them। तो सी एनिमोन के पास स्टिंगिंग टेंटेकल हैं तो क्या है क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाती है, वो उसके साथ साथ घूमती रहती है ना। जैसे अपना क्या है कि एक दोस्त होता है वो बहुत हट्टा कट्टा है, तो जो क्या होता है फिजिकली वीक दोस्त उसके साथ घूमता है तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, बाकी लोगों से बुली नहीं होता है। वैसे ही ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये एक एग्जांपल है जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में फील करते होंगे। तो वैसे ही सी एनिमोन और क्लाउन फिश का एग्जांपल है। नेक्स्ट वी हैव अ टर्म अमेंसेलिज्म इज द एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन इज इनहिबिटेड एंड destroyed and the other is unaffected। Example penicillium secrete penicillin which kill bacteria। तो अमेंसेलिज्म एक क्या है -0 वाला एग्जांपल है जिसमें एक स्पीसीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दूसरी स्पीसीज़ को क्या है नुकसान होता रहता है। जैसे देखो कोरोना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा पर हमें तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल है कि जो फंगस पेनिसिलियम सिक्रीट करती है, पेनिसिलिन सिक्रीट करती है, उससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, जबकि फंगस को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Next we have a mutualistic relationship is when 2 organisms of different species work together each benefiting from the relationship। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है, प्लस प्लस का रिलेशन होता है ना। और इसका बहुत अच्छा और फेमस एग्जांपल है
का यूका प्लांट का और यूका मोथ का, ये दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। इसमें क्या है, प्लांट का पोलिनेशन हो जाता है और जो यूका मोथ है उसके क्या है, वो एग्स ले कर देता है, जिससे वो एग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, next we look at ecosystem. An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature. Vertical distribution of different species occupying different level is called stratification. तो ecosystem क्या है, functional unit है नेचर की, और stratification को आपको याद रखना चाहिए, ये पूछा जाता है। vertical distribution of different species occupying different level, तो जो अलग अलग स्पीसीज़ अलग अलग लेवल एक्वायर कर रही हैं, जो स्ट्रेटा बन रहा है, इसी को स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये 4 कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्लांट्स बायोमास बनाते हैं उसके प्रोडक्शन को क्या है, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब अगर आप इसको पर ईयर में देख रहे हैं, और इसकी यूनिट याद रखने की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये नीट में पूछा गया है। तो ये जो यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, या आपको ज़रूर याद करनी है। ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। Next we have 2 definitions. One is of gross primary productivity. It is the rate of production of organic matter during photosynthesis. Photosynthesis के दौरान जितना क्या है खाना बनता है या बायोमास बनता है, उसको ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल मास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। सो बेसिकली ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Next we have detritus. Detritus is leaves, bark, flower, dead remain of animals, means ऐसा कोई भी चीज़ जो डिकम्पोज हो सकती है इस detritus। और detritivorous earthworm, जो इस detritus को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, इसको फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है। एंड द अदर टर्म वी हैव catabolism. Bacterial and fungal enzyme degrade the detritus into simple organic and inorganic substance is known as catabolism. Low temperature and anaerobic एयरबायोसिस इनिबिट डिकम्पोजिशन। अगर टेम्परेचर कम रहेगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहेगी तो डिकम्पोजिशन इनिबिट होता है। तो डिकम्पोजिशन के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्या है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। और डिपेंड करता है कि जो डेट्राइटस है वो किसका है। अगर डेट्राइटस नाइट्रोजन और शुगर का है तो वो इजीली डिकम्पोज होगा, पर अगर वो काइटिन का है तो उसको डिकम्पोजिशन में टाइम लगेगा। एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। तो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ के, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसके अलावा जो भी एनर्जी सोर्स हमें अवेलेबल है अर्थ पे, वो किसकी वजह से, सन की वजह से। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR। PAR मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है उसका प्लांट सिर्फ 2% कैप्चर कर पाते हैं, और सिर्फ 1% का क्या है, यूटिलाइज कर पाते हैं। तो सिर्फ 1% के ऊपर ये सारी दुनिया चल रही है। फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूनिडायरेक्शनल, यू मस्ट रिमेंबर दिस एंड फॉलो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, दैट मीन्स एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड। और सेकंड लॉ ऑफ जो एंट्रोपी का लॉ है वो भी क्या है, फॉलो होता है। जैसे हम ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते हैं एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। Next we have food chains. The detritus food chain begin with dead organic matter. It is made up of decomposer which are heterotrophic organism, mainly fungi and bacteria. तो detritus food chain क्या है, dead organic matter से start होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो फंजाई और बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजर्स की तरह वर्क करते हैं। इन एक्वेटिक फूड सिस्टम जो डेट्राइटस है वो इतना अवेलेबल नहीं होता। ग्रेचिंग फूड चेन इज़ द मेजर कॉन्डुइट फॉर एनर्जी फ्लो। तो जो लैंड है, टेरेस्ट्रियल है, वहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन भी अवेलेबल है और डेट्राइटस फूड चेन भी अवेलेबल है, इसलिए लैंड की क्या है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। इवन क्या है, ज़्यादातर जो अर्थ है उसको पानी से ने कवर कर रखा है। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन, दिस इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। तो ऑर्गेनिज्म की फीडिंग हैबिट के हिसाब से वो क्या है, फूड चेन में एक स्पेसिफिक जगह एक्वायर करता है और इसी को ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। ईच ट्रॉफिक लेवल आर सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड इट इज़ नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। तो ट्रॉफिक लेवल पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, रिगार्डलेस कि उसकी स्पीसीज़ क्या है, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है उसकी फीडिंग हैबिट पे। तो एक ट्रॉफिक लेवल पे जितना बायोमास प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड बायोमास
आर अपराइट। तो ये बात तो आपको हमेशा याद रखनी है कि एनर्जी का पिरामिड तो हमेशा ही अपराइट होगा, यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बार बार पूछा जाता है। जो इन्वर्टेड पिरामिड्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पिरामिड ऑफ नंबर ऑन ट्री, लार्ज ट्री, तो एक बड़ा ट्री है ना, ट्री एक है, फिर उस पर रहने वाली क्या है, ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं, है ना, तो इसलिए वो क्या है, इन्वर्टेड होता है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़ ऑल्सो इन्वर्टेड। तो ये दो एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है, बाकी ज़्यादातर जगह आपको अपराइट पिरामिड ही मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। एंड द रीज़न इज़ लिंडमान 10% रूल, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है और 90% एनर्जी हीट में चली जाती है। इस वजह से पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या है, अपराइट होता है। नाउ वी लुकिंग एट सक्सेशन। कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। The gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is known as ecological succession. The entire series of serial community of succession is called series. Succession is a process that starts where no living organisms are there, say bare rocks. It is known as primary succession, or in area that somehow lost of their living organism that existed, secondary succession. तो मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे जो क्या है, स्पीसीज़ आने लगती हैं, क्या है, उसी को सक्सेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लाइकन्स आती हैं, ये क्या है, बेयर रॉक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, उनको क्या है, धीरे धीरे सॉइल बनाना शुरू करती हैं, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, लाइक ब्रायोफाइट्स आ गए, है ना। तो उसके बाद क्या है, धीरे धीरे बाकी स्पीसीज़ आने लगती हैं, और फिर क्या है, जो स्पीसीज़ लास्ट में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और जिसका क्या है, एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होती है, उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और जो स्पीसीज़ सबसे पहले आती है उसको पायनियर स्पीसीज़ बोलते हैं, और जो स्पीसीज़ बीच में होती है, इस पूरे सीक्वेंस को सीरी बोला जाता है, ठीक है। और जहाँ पे कभी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, वहाँ पे अगर सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। पर जैसे मान लो कि अभी बहुत ही ट्रेजिकली ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, तो वहाँ पे पहले ऑर्गेनिज्म थे, अब वहाँ दोबारा से क्या है, प्लांट्स ग्रो करना शुरू करेंगे, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। एंड एक एग्जाम्पल है कि अगर कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है और जैसे लावा फैल गया किसी जंगल में, तो वहाँ पे हमेशा प्राइमरी सक्सेशन होगा, क्योंकि जो टॉप सॉइल है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है और सिर्फ रॉक्स बाहर आते हैं। नाउ वी लुक एट टू स्पेसिफिक सक्सेशन। फर्स्ट इज हाइड्रास सक्सेशन, टेक प्लेस इन वाटर, ये वाटर में होता है जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है। एंड द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मैजिक कंडीशन, तो हाइड्रिक से पानी से किस तरफ जाएंगे, मैजिक कंडीशन में जाएंगे, बेसिकली जंगल बनेगा मैजिक कंडीशन में। एज अगेंस्ट इन जियार्च सक्सेशन टेक प्लेस इन ड्राई एरिया, और ये भी कहाँ पहुँचेगी, जेरिक से मैजिक कंडीशन। दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, बस क्या है, रास्ता डिफरेंट है। तो बेसिकली जैसे आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, इनमें क्या है, सबके पढ़ने के तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टीचर्स को आप फॉलो करते हैं, है ना, पर आपको पहुंचना कहाँ है, मैजिक कंडीशन, जो कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी, लाइक आपका मेडिकल कॉलेज। पायनियर स्पीसीज़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा प्रेजेंट इन सॉइल एट अ गिवन टाइम इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग क्रॉप में क्या होता है, किसी ट्रॉपिक लेवल पे कितना बायोमास या कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो स्टैंडिंग क्रॉप था। पर किसी सॉइल में गिवन टाइम में कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसको स्टैंडिंग स्टेट बोला जाता है। तो प्लीज़ कंफ्यूज ना करें, ठीक है। ऐसे ही आ सकते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप ऑर्गेनिक है, स्टैंडिंग स्टेट इनऑर्गेनिक है। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होते हुए या अलग अलग क्या है, कंपोनेंट से होते हुए जो न्यूट्रिएंट्स क्या है, साइकिल होते रहते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स ने वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब किए न्यूट्रिएंट्स, और फिर प्लांट्स की डेथ हुई, वो दोबारा से सॉइल में चले गए। इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म न्यूट्रिएंट साइकिल। और इनको बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जियो मतलब नॉन लिविंग भी होते हैं, और केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स तो ये खुद है ही सही। द रिजर्वोयर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट इज नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। तो गैसियस रिजर्वोयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन अराउंड 70 to 71% है। एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल
जिसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि सल्फर और फॉस्फोरस, इनके रिजर्वोयर अर्थ क्रस्ट में होते हैं, रॉक्स में होते हैं बेसिकली। वी फाइंड दैट 70% कार्बन इज़ फाउंड इन डिजॉल्व ओशन। तो जो कार्बन का जो रिजर्वोयर है वो ओशन है, 71% कार्बन वहाँ पे मिलता है। और कार्बन आपको पता होगा जो पूरी जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो कार्बन के अराउंड रोटेट करती है। सिंपली आप देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब में कार्बन है। हम पूरी तरीके से कार्बन के बने हुए हैं। इसके लिए हमारे पास एक कार्बन डेटिंग मेथड भी है जिससे हम फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म का क्या है पता करते हैं कि ये कब प्रेजेंट थे। Two major and important difference between carbon and phosphorus cycle are firstly atmospheric input of phosphorus through rainfall are much smaller than carbon inputs, and secondary gaseous exchange of phosphorus between organism and environment is negligible। तो कार्बन और फॉस्फोरस के अंदर दो बेसिक डिफरेंस है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि फॉस्फोरस का जो इनपुट है रेनफॉल से वो बहुत कम है कंपेयर टू कार्बन। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या है ब्रीथ आउट करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म से बाहर आती है एनवायरनमेंट में। ऐसा फॉस्फोरस के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। सो this is the video guys. If you like this video you can follow my personal channel which is NEET Mantra, NEETMANTRA. There you will find lot of quick revision videos, and you can tell me in the comment section if you want more videos like this. So if you like this video, please share this video and subscribe to this channel. Thank you very much.